गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का आपके बीटी क्लासेस पर स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी इस चैनल से जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। हम बिहार पीसीएसजे अनुसार पेपर 2011 के 50 प्लस क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में सॉल्व करवा दिए हैं। आज जो है हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम 50 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह 51 है। चलिए हम देखते हैं 51। क्वेश्चन नंबर 51। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद निम्न में से कौन से अधिकार से संबंधित है? जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। जो हमारा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद है वह शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 संविधान की कौन सी अनुच्छेद के अधीन एक पारंगत न्यायवादी को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 सब आर्टिकल 2 के अंतर्गत जो है एक पारंगत न्यायवादी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। यह हमारा आर्टिकल 24 का सब आर्टिकल 2 कहता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। अधिकार परीक्षा की याचिका संबंधित है। अधिकार परीक्षा की याचिका संबंधित है किसी व्यक्ति के अविधिक बंदी के लिए किसी भी न्यायालय में क्षेत्राधिकार का अभाव, किसी भी लोक पद का अवैध कब्जाधारी पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, किसी भी लोक पद पर अवैध कब्जाधारी पर जो है जो अधिकार परीक्षा की याचिका होती है वह संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह का वाद निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत से संबंधित है? मूल संरचना का सिद्धांत, असंगत का सिद्धांत। ऑप्शन ए है मूल संरचना का सिद्धांत, ऑप्शन बी असंगतता का सिद्धांत, ऑप्शन सी सार व तत्व का सिद्धांत, ऑप्शन डी आभासी विधायन का सिद्धांत। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आभासी विधायन का जो सिद्धांत है वह जो है बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह के वाद से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। संघ सूची की प्रविष्टि 97 संबंधित है। जो हमारी संघ सूची है उसकी प्रविष्टि 97 संबंधित है
खेती से, शिक्षा से, पुलिस से या रक्षित शक्तियों से, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। रक्षित व्यक्तियों से जो हमारी संघ सूची की प्रविष्टि 97 है वह संबंधित है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। संविधान का अनुच्छेद 301 संबंधित है। अनुच्छेद 301 संबंधित है संपत्ति के अधिकार से, बी नागरिक सेवकों के अधिकार से, सी धन विधेयक से, डी अंतरराज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता से। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अंतरराज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता से जो हमारा आर्टिकल 301 है वह संबंधित है। जो संपत्ति का अधिकार है 300A में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। संविधान का अनुच्छेद 329 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 329 संबंधित है संसद की शोधनकारी शक्तियों से, संसद की कर संबंधित शक्तियों से, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो 329 है आर्टिकल वह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह 58। संविधान के अनुच्छेद 312 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। ऑप्शन ए एक अखिल भारतीय सेवा के गठन से, ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की शक्ति से, ऑप्शन सी संसदीय विशेषाधिकारों का भंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है वो आर्टिकल 312 से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 59। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते हैं? 14 व 7, 11 व 7, 15 व 9, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर इज ऑप्शन जो हमारा बी है वह राइट हो जाएगा। 11 व 7 सदस्य जो थे वो गवर्नर प्रांत के व मुख्य कमिश्नर के प्रांत के जो है मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। संसद की किसी व्यक्ति को उसके विशेषाधिकार हनन करने पर दंड देने की शक्ति की प्रकृति है। न्यायिक, प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह आंसर जो होगा सी अर्ध न्यायिक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है डेलीगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेरा से तात्पर्य है। डेलीगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेरा से तात्पर्य है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। प्रत्यायोजन विधायन आगे फिर शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। ब्रिटिश संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है, पूर्णतः लागू नहीं होता है क्योंकि ब्रिटिश संविधान का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूर्णतः लागू नहीं होता है क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है।
ऑप्शन ए कहता है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन बी विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन सी कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। ब्रिटिश संविधान में विधि शासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ब्रिटिश संविधान में क्वेश्चन नंबर 62। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोफेसर डायसी जो थे वो ब्रिटिश संविधान में विधि शासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। ब्रिटिश संविधान में रूढ़ियां, प्रथाओं और परंपराओं को जाना जाता है। विधि का शासन, संसद की सर्वोच्चता, विधि के कन्वेंशन उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, संविधान के कन्वेंशन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाते हैं। ब्रिटिश संसद के दोनों सदन हैं। ब्रिटिश संसद के दोनों सदन हैं हाउस ऑफ कॉमन्स एवं सीनेट, सीनेट एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन एंड डाइट, हाउस ऑफ कॉमन्स एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ब्रिटिश संसद के दोनों सदन हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सा संविधान का मूल ढांचा नहीं है। निम्न में से कौन सा संविधान का मूल ढांचा नहीं है। समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक पुनर्विलोकन, शीघ्रतम परीक्षण। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीघ्रतम परीक्षण जो है वो संविधान का मूल ढांचा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य का वाद संबंधित है। राजस्थान का जो है ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य का वाद संबंधित है। संघवाद से, संविधान के संशोधन से, न्यायिक पुनर्विलोकन से, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता है। एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता है प्रीवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय न्यायालय। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया उसे जो है संघीय न्यायालय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। माउंट ब्रिटेन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं।
1911 और 1948 के अधिनियमों ने बनाया था। 1911 और 1948 के अधिनियमों ने बनाया था। 1911 और 1948 के अधिनियमों ने बनाया था। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सख्त विहीन, हाउस ऑफ लॉर्ड को सख्त विहीन बनाया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। संविधान की समवर्ती सूची में है, जो संविधान की समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय हैं? 52 प्रविष्टियां हैं, 99 प्रविष्टियां हैं, 107 प्रविष्टियां हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे संविधान की समवर्ती सूची है उसमें 52 प्रविष्टियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। इंग्लैंड में कानून के शासन से तात्पर्य है, इंग्लैंड में कानून के शासन से तात्पर्य है मन मानव शक्तियों का अभाव, स्वेच्छाचारी शक्तियों का अभाव। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मन मानव शक्तियों का अभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। संघीय संरचना संबंधित प्रावधानों का संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है सामान्य बहुमत से, 2/3 बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, उपस्थित 2/3 सदस्यों के मताधिकार व आधे राज्यों के अभिपुष्टि द्वारा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है उसका जो राइट आंसर हो जाए, एक बार हम क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो हमारा है वह कह रहा है संघीय संरचना संबंधित प्रावधानों का संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। तो जो हमारा राइट आंसर डी है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत एक राज्य किसी अंतरराज्यीय व्यापार पर राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेकर कर सकता है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत एक राज्य जो है किसी अंतरराज्यीय व्यापार पर राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेकर कर सकता है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 304 सब आर्टिकल बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। संविधान के अनुच्छेद 300 संबंधित है। जो हमारा संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 300 है वह संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा राज्य के संविदा व अपकृत्य में दायित्व से, राज्य के संविदा व अपकृत्य के दायित्व से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। दीवानी कार्यवाही में साधारण तथा एक दीवानी न्यायाधीश को सुनवाई की समाप्ति के पश्चात के भीतर निर्णय देना पड़ता है, इसको प्रस्तावित किया गया है। दीवानी कार्यवाही में साधारण तथा एक दीवानी न्यायाधीश को सुनवाई की समाप्ति के पश्चात या के भीतर जो है निर्णय देना पड़ता है, इसको प्रस्तावित किया गया जो है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है 2002 में जो है संशोधन करके जो है इसको जोड़ा गया जो है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। कौन सी दिनांक से दीवानी प्रक्रिया संहिता 1909 लागू की गई है? कौन सी दिनांक से जो है दीवानी प्रक्रिया संहिता जो हमारा सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो है लागू हुई है? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1908, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1908, ऑप्शन सी कहता है 31 दिसंबर 1908 और ऑप्शन डी जो है हमारा कहता है 1 जनवरी 1909। तो जो हमारा
क्वेश्चन नंबर 77 है, उसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट हो जाएगा। प्रथम जनवरी 1909 को जो है यह लागू ही हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, दीवानी प्रक्रिया में कौन से प्रावधान में एक उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है? दीवानी प्रक्रिया में कौन से प्रावधान में जो है एक उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है? 78, क्वेश्चन नंबर 78, कोई उच्च न्यायालय है जो है किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत जो है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, उसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। धारा 25 के अंतर्गत जो है कोई उच्च न्यायालय है जो है वो किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पटना विश्वविद्यालय या एक भगवान की मूर्ति? क्या पूछा? संविधान की धारा 12 के अंतर्गत जो है राज्य की परिधि में नहीं आता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो एक भगवान की मूर्ति होती है वह राज्य की परिधि में नहीं आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है। कोई व्यक्ति है, उसको एक ही अपराध के लिए 2 बार जो है दंडित नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति है, कोई एक अपराध किया है तो उसको एक ही बार दंडित किया जाएगा, 2 बार दंडित नहीं किया जाता है। यह हमारा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताया गया, आप लोग भी आंसर दीजिएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आंसर नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 20 की सब अनुच्छेद जो है 2 में कहा गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है संविधान के आर्टिकल 21 की परिधि में नहीं आता है? स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सुरक्षित पीने के पानी का अधिकार, हड़ताल का अधिकार। जो हमारा आर्टिकल 21 है उसकी परिधि में नहीं आता है, तो जो हमारा हड़ताल का अधिकार है उसकी परिधि में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस व्यक्ति को आर्बिट्रेटर की नियुक्ति नहीं दी जा सकती है? निम्न में से किस व्यक्ति को जो है आर्बिट्रेटर की नियुक्ति नहीं दी जा सकती है? एक स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति, कोई स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति है उसको, एक बालिग व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका वाद की विषय वस्तु में हित हो, एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसा व्यक्ति जिसका वाद की विषय वस्तु में हित हो जो है उसे आर्बिट्रेटर की नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? दंड प्रक्रिया संहिता कि कौन सी धारा के अधीन एक मजिस्ट्रेट जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो जो धारा 44 है उसके अंतर्गत जो है एक मजिस्ट्रेट जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। धारा 43 के अंतर्गत जो है एक प्राइवेट व्यक्ति भी जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में प्ली ऑफ एलबी धारित किया गया है? प्ली ऑफ एलबी धारित किया गया है। धारा 7, धारा 49, धारा 26, धारा 11। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। धारा 11 में प्ली ऑफ एलबी धारित किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में पुलिस के समक्ष दी गई संस्कृति ग्राह्य नहीं है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत जो है पुलिस के समक्ष दी गई संस्कृति ग्राह्य नहीं है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। धारा 85 में जो है किसी पुलिस को कोई संस्कृति दी गई है तो वह मान्य नहीं होगी, वह ग्राह्य नहीं होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। आपराधिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे चरित्र का है सुसंगत है। धारा 53 में, धारा 54 में, धारा 55 में, धारा 56 में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। धारा 53 के अंतर्गत जो है एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति का जो तथ्य होता है वह सुसंगत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? निम्न में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? आपको बताना है कि द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फोटो चित्र का मौखिक वाचन जो है हमारा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाते हैं। वह तथ्य जो एक संव्यवहार के भाग होते हैं उनको जाना जाता है प्ली ऑफ एलबी। प्ली ऑफ एलबी, मृतकालीन घोषणा, स्वीकृति, रजिस्टे। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, रजिस्टे। वह तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग होते हैं उसे रजिस्टे कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89। न्यायिक संस्कृति शब्द से तात्पर्य है या पुलिस के समक्ष दिया जाता है, ऑप्शन बी, या किसी प्रलोभन या धमकी अथवा वचन के कारण दिया जाता है। प्रलोभन, धमकी अथवा वचन के कारण दिया जाता है। ऑप्शन सी कहता है या किसी भी न्यायालयीय अधिकारी के समक्ष दिया जाता है। न्यायालयीय अधिकारी के समक्ष दिया जाता है। ऑप्शन डी कहता है या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। जो न्यायिक संस्कृति होती है वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दी जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी जो है किसी अभियुक्त को अजमानती वाद में जो है जमानत पर रिहा कर सकता है? क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन जो है एक पुलिस अधिकारी जो है किसी अभियुक्त को जमानती वाद में भी जमानत पर रिहा कर सकता है। जो हमारा सेक्शन हो जाएगा वो 437 के अंतर्गत जो है कोई पुलिस अधिकारी जो है किसी अभियुक्त व्यक्ति को कोई अजमानती वाद में भी जो है जमानत पर रिहा कर सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 91। हमने 90 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 191 है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है व्यादेश से, ऑप्शन बी कहता है एक घोषित अपराधी की गिरफ्तारी से, ऑप्शन डी कहता है उच्च न्यायालय में अपीली शक्ति से, ऑप्शन डी कहता है एक उच्च न्यायालय की सहज शक्तियां। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। जो धारा 482 है वह एक उच्च न्यायालय की सहज शक्तियों से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। अगर आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोग जो है मेरे इस चैनल से जुड़ सकें और ऐसी वीडियो प्राप्त कर सके, ऐसी जानकारी वह ले सके। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 92 निम्न कौन से संशोधन द्वारा प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्दों को अंतर्निहित किया गया? कौन से संशोधन द्वारा प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जो है अंतर्निहित किया गया? शब्दों को अंतर्निहित किया गया। प्रथम संशोधन धारा, छठा संशोधन धारा, 42वां संविधान संशोधन धारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जो है जोड़ा गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। दीवानी प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन जब किसी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने से पहले 2 माह पूर्व जो है नोटिस दिया जाना आवश्यक है? कौन से सेक्शन में है? दीवानी प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन जो है जब किसी केंद्रीय या राज्य सरकार के विरुद्ध जो है वाद दायर करने से पहले 2 माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 81। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। किस विवादग्रस्त संपत्ति की रक्षा के लिए जो है जिसको नियुक्त किया जाता है वह कहलाता है? किस विवादग्रस्त संपत्ति की रक्षा के लिए जिसको नियुक्त किया जाता है वह कहलाता है? एक निर्णीत ऋणी, कमीशन प्रापक, एक निर्धन व्यक्ति। अगर कोई विवादग्रस्त संपत्ति है उसकी रक्षा के लिए जो है जिसको न्यायालय के द्वारा जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है उसे प्रापक या रिसीवर कहते हैं। जो ऑर्डर 40 में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95। आर्बिट्रेशन एवं कॉन्सिलिएशन अधिनियम पारित किया गया। आर्बिट्रेशन एवं कॉन्सिलिएशन अधिनियम पारित किया गया 1908 में, 1940 में, 1996 में, 2002 में। तो 1996 में जो है हमारा आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन अधिनियम पारित किया गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। दहेज हत्या संबंधित परिकल्पना आधारित है। जो दहेज हत्या संबंधित परिकल्पना है वह आधारित है। क्वेश्चन नंबर 97। धारा 113B, धारा 114 में, धारा 117 में, धारा 118 में। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धारा 113 के बी में जो है दहेज हत्या संबंधित परिकल्पना आधारित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। कौन सी धारा में मृतकालिक घोषणा का सिद्धांत मिलता है?
कौन सी धारा में मृत्यकालीन घोषणा का सिद्धांत मिलता है? धारा 16, धारा 27, धारा 32, धारा 41। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। धारा 32 के अंतर्गत जो है मृत्यकालिक घोषणा का सिद्धांत मिलता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। संविधान के कौन सी धारा के तहत संसद किसी नए राज्य की संरचना कर सकता है? संविधान के कौन सी धारा के तहत जो है संसद किसी नए राज्य की संरचना कर सकता है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 368। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है जो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है संविधान के अंतर्गत जो है संसद जो है किसी नए राज्य की संरचना कर सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 प्लस हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 99 प्लस। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में तीसरे पक्षकार की राय सुसंगत है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में जो है तीसरे पक्षकार की राय सुसंगत है? धारा 14, धारा 34, धारा 44, धारा 45। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है उसका जो ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। धारा 45 के अंतर्गत जो है किसी तीसरे पक्षकार की जो राय होती है वह सुसंगत होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 हम देखते हैं। आ ने बा पर जो है 1000 रुपए का वाद दायर किया। उसने अपनी लेखांकन डायरी में बा को इस रकम का ऋणी दर्शाया। इस तरह की प्रविष्टि क्वेश्चन क्या कह रहा है? आ ने बा पर जो है 1000 रुपए का वाद दायर किया। जो आ है वो बा पर जो है 1000 रुपए का वाद दायर किया तथा उसने अपनी लेखांकन डायरी में जो है बा को इस रकम का ऋणी दर्शाया। इस तरह का प्रविष्टि जो है सुसंगत है या सुसंगत नहीं है? सच में इसका कोई मूल्य नहीं है, अस्वीकृत है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सुसंगत होगा। तो आज हमने जो है 100 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोग इससे जुड़ सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। हाँ, अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है 50 प्लस क्वेश्चन और सॉल्व करवाएंगे जो 2011 का है, जिसमें हमने 100 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। 50 प्लस क्वेश्चन अभी बाकी है क्योंकि लॉ में जो है BRPCJ में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बारी बारी से करके 2011, 2013, 2016, 2018 और 2020 के जो है अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करवाएंगे। मेरे इस चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और अपना प्यार और स्नेह ऐसे हम पर बनाए रखिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद।